आज तक न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 44 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 45 मुलाहिज़ा फरमाएं। इस दौरान में सुल्तान शाह खासा मुज़तरिब रहा था। उसकी निगाहें बार बार अपनी रिस्ट वॉच का जायजा ले रही थी, लेकिन मैं उस बारे में खामोश रहा। वैसे मुझे अंदाजा था कि वो वक्त के हवाले से दो बातों का मुंतज़िर था। अव्वल तो उसे 3 मिनट की मुद्दत गुजरने के बाद ड्यूटी रूम से पैगाम मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वो वक्त खामोशी से गुजर गया। उसके बाद सुल्तान शाह ये देखना चाहता था कि जीप का इंजन स्टार्ट होने के 10 मिनट बाद क्या होता है, लेकिन उस बारे में भी उसे मायूसी का सामना करना पड़ा और उसके चेहरे पर झुंझलाहट के आसार नजर आने लगे। मगर मैंने सख्ती के साथ अपनी जुबान बंद रखी थी। क्या मेरी अकल में भूस भरा हुआ है? आबादी के दरमियान एक सड़क से गुजरते हुए उसकी गुसीली आवाज उभरी तो मैं बुखला गया। उसकी तरफ देखा तो वो मुझे घूरे जा रहा था। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की सुल्तान शाह, मैंने नर्म और तहम्मुल अमेज लहजे में कहा। तुम कहो या ना कहो, लेकिन रवैये से यही जाहिर होता है। उसकी आवाज़ से गुस्से से ज़्यादा झल्लाहट अयां थी। मैंने पल भर में अपने दिल ही दिल में गुजरे हुए रवैये और कहे हुए अल्फाज का जायज़ा ले डाला, लेकिन अपनी कोई गलती दरियाफ्त न कर सका। फिर भी उसकी दिलजोई की खातिर मैंने मुआज़रत ख़ाना लहजा इख्तियार करते हुए कहा, मैंने दानिस्ता तुम्हारी दिल आज़ारी की कोशिश नहीं की सुल्तान शाह। नादानिस्तगी में कुछ हो गया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ और माफ़ी को गर्क करो। वो यक बयक अपने कबायली खौल में सिमट गया। ये बताओ कि एक बात तुम भी सुनते हो, मैं भी सुनता हूँ। तुम फौरन झूठ को पकड़कर सही नतीजे पर पहुंच जाते हो और मैं धोखा खा जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है? मेरे मगज में कहाँ खराबी है? इसकी वजाहत सुनकर मेरे जहन से एक बड़ा बोझ हट गया था। यह मगज की खराबी नहीं, तजुर्बे की कमी है। मैं उन्हें और उनकी रग रग को मुद्दत से जानता हूँ। तुम्हारे लिए ये लोग नए हैं। मैं एक एक सेकंड गिन रहा था कि कब 10 मिनट पूरे होते हैं और जीप धमाके से उठती है। वो मेरी बात काट कर तलख लहजे में बोला, मगर कुछ भी ना हुआ। सारा इंतजार गारत हो गया। मैं ज़ेर लब मुस्कुरा कर रह गया। ऊंची आवाज में हंसता तो वो मुझे ही फाड़ खाने को दौड़ पड़ता। कुछ हो ही जाता तो इस वक्त हम दोनों यूं बातें करने के लिए जिंदा ना होते। मालूम होता है कि इस वक्त तुम्हारी जहनी रूह कुछ बहकी हुई है। उसके बाद वो कुछ न बोला। उसे यूं चुप लगी जैसे उसने अपनी गलती का एहसास करके सिरे से जुबान न खोलने का फैसला कर लिया हो। शहर के ऐसे हिस्से में दाखिल होने के बाद जहां से मुझे सवारी मिलने की उम्मीद थी, मैं जीप से जान छुड़ाने के इम्कानात पर गौर कर ही रहा था कि अचानक ऑपरेटर्स पर पैगाम सुनाई देने लगा। हेलो टोली नंबर 2, ड्यूटी रूम कॉलिंग ओवर। मैं खामोशी से ड्राइव करता रहा। मैंने उसे दोबारा राब्ते के लिए 3 मिनट की मोहलत दी थी और वो पैगाम कमोबेश 15 मिनट बाद सुनाई दिया था। मेरा ख्याल था कि मुझसे वक्त लेने के बाद उस हमारे से मेरी और जीप की तलाश में कोई दूसरी गाड़ी जंगल के पार नीम पुख्ता सड़क की तरफ भेजी गई होगी। उस दौरान में उन लोगों ने बाहिमी पैगाम रसानी के लिए भी ऑपरेटर्स का इस्तेमाल तर्क किए रखा ताकि मुझे उनकी हिकमत अमली और सरगर्मियों का अंदाजा न हो सके। फिर जब तलाश की मुहिम नाकाम हो गई और जीप का कहीं सुराग न मिल सका तो उन्होंने ऑपरेटर्स पर दोबारा मुझसे रजू करने का फैसला कर लिया। उस साले पर 3 बार वही पैगाम मद्दोअन दोहराया गया। चौथी बार उसमें यह इजाफा भी कर दिया गया कि उनका बाज मुझसे गुफ्तगू करना चाहता था, लेकिन मैंने हर पैगाम को नजरअंदाज कर दिया। उस दौरान में सुल्तान शाह किसी पत्थर के बुत की तरह लाताल्लुकाना अंदाज में बैठा विंडशील्ड के पार सड़क को घूरता रहा। तुम्हारा क्या ख्याल है, उस कॉल का जवाब दूं या ना? मैंने जमूद तोड़ने की नीयत से उससे सवाल किया। पता नहीं, उसने भराई हुई आवाज में कहा। आज की रात मुझे मुआफ रखो। मेरी खोपड़ी पर शायद बर्फ जम गई है। मैं कोई ढंग का मशवरा न दे सकूंगा। जीप को गायब पाकर वो लोग समझ चुके होंगे कि जीप छोड़ने के मामले में मैंने गलत बयानी से काम लिया था, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता था कि मैं पहली बार इंजन स्टार्ट करने के बाद से ठीक 10 मिनट तक इंतजार करता रहा, लेकिन जब एसओ के बयान के मुताबिक कोई धमाका न हुआ तो दोबारा जीप ले भागा। मैंने दूसरी बात ऑपरेटर्स के बारे में कही थी कि 3 मिनट तक जवाब न मिला तो उसे तबाह कर दूंगा। मेरे लिए पैगाम नशर करके शायद वो यही अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने ऑपरेटर्स तबाह कर दिया था या उस पर बदस्तूर उसकी गुफ्तगू सुन रहा था। मुतअद्दिद कोशिशों के बाद भी मैंने कोई जवाब न दिया तो ऑपरेटर्स पर खामोशी छा गई और मैं यकसुई के साथ किसी ऐसी जगह की तलाश में मसरूफ हो गया जहां जीप से पीछा छुड़ाने के बाद दूसरी सवारी आसानी से मिल सके। कमरे में मुकम्मल तारीकी का राज था। हम दोनों होटल के एक ही कमरे में मुकीम थे। मेरा अंदाजा था कि सुल्तान शाह रोशनियां बुझाने के बाद फौरन ही सो गया था, लेकिन मेरी आंखों में दूर तक नींद का पता नहीं था। हम दोनों किसी दुश्वारी के बगैर होटल पहुंचे तो रात के 1:30 बजे का अमल था। खुर्दनोश की ख्वाहिश सिरे से मौजूद ही नहीं थी। दूसरी तरफ सुल्तान शाह को मुसलसल चुप लगी हुई थी, लिहाजा हम दोनों खामोशी से लिबास तब्दील करके अपने अपने बिस्तर पर तराश हो गए थे। जीप से हासिल होने वाला लासिल्की ऑपरेटर से बदस्तूर आन था। उसे मैंने सरहाने तपाई पर रख लिया था, जहां घूर अंधेरे में चमकने वाला नन्ना सा सुर्ख बल्ब ऑपरेटर्स की सप्लाई ऑन होने का ऐलान कर रहा था। जीप में मुझसे राब्ता कायम करने की कोशिशें नाकाम होने के बाद दूसरी तरफ से मुसलसल सन्नाटा जारी था।
जीप छोड़ने के बाद टैक्सी में सफर करते हुए मैंने ऑपरेटर्स मुख्तसर सी मुद्दत के लिए ऑफ कर दिया था ताकि टैक्सी ड्राइवर मेरी तरफ से शुबहात का शिकार न हो सके। लेकिन कमरे में पहुंचने के बाद मैंने उसे ऑन करते हुए उसका तफसीली जायजा भी ले डाला था, जिसके नतीजे में इंकशाफ हुआ था कि उला सिल्की आला अपने नशरियाती मरकज से 15 मील कुतर में कार आमद था। गो होटल तक वापसी के लिए हमने बहुत तवील सफर तय किया था, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि हम उस वक्त भी उस इमारत से किसी भी तरह 7-8 मील से ज्यादा दूर नहीं थे और मैं बेचैनी के साथ उन ऑपरेटर्स पर उन लोगों की गुफ्तगू सुनने का मुंतजिर था। मेरी आंखों में दूर तक नींद का पता नहीं था, लिहाजा मैं सिगरेटें फूंक कर वक्त गुजारी कर रहा था। ऐश ट्रे में तीसरी सिगरेट मसलने के चंद मिनट बाद मैंने चौथी सिगरेट सुलगाई तो अचानक ही सुल्तान शाह बोल पड़ा, कब तक सिगरेटें फूंकते रहोगे तुम, सो क्यों नहीं जाते? ओह, तो तुम भी जाग रहे हो, मैंने खुशगवार हैरत के साथ कहा। मैं दरअसल उनकी जानिब से किसी रद्दअमल का मुंतजिर हूँ जो इस ट्रांसमीटर पर होने वाली गुफ्तगू ही से जाहिर हो सकेगा। उसने अपने सरहाने लगा हुआ स्विच दबाकर नाइट लैंप ऑन कर दिया और मैं सहरी से उठ गया। उस इमारत के पास हमारे साथ जो कुछ हुआ उससे तो साफ जाहिर है कि वो मुजरिमों का गढ़ है, लेकिन मैं अभी तक ये नहीं समझ सका कि A2 का वहां से ताल्लुक कैसे साबित किया जा सकता है। ये क्यों भूल रहे हो कि तुमने रमजान चाचा से मिलने वाले फोन नंबर के जरिए उस इमारत का सुराग लगाया था और वो नंबर उन्हें तस्वीर न दिया था ताकि रमजान चाचा मुझसे मुठभेड़ होते ही उसे मेरी मौजूदगी से आगाह कर सके। ऐसी सूरत में तो रमजान चाचा को भी खतरात लाहक हो सकते हैं, उसने पुरख्याल अंदाज में कहा। ये उसी वक्त मुमकिन है जब उन्हें शुबा हो जाए कि मैं इस इमारत के इतराफ में मौजूद था। सबसे अहम बात यह है कि हमें कोई कदम उठाने का मौका ही नहीं मिल सका और इमारत वालों ने हमारे खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। इन हालात में इस बात का तयन करना बहुत दुश्वार होगा कि घेरे जाने वाले कौन थे। फिर मैंने चौंक कर सवाल किया, गाड़ी तो हाथ से गई, अब उसका क्या करोगे? कुछ भी नहीं, जैसे आई थी वैसे ही चली गई, उसने बेपरवाही से कहा। लेकिन तुम्हारे दोस्तों ने महज एतमाद की बिना पर वो गाड़ी तुम्हें दी थी, उसे चुराना उनका अपना फेल था। चोरी के बाद उन्होंने उस पर खासी रकम भी सर्फ की होगी। सैकड़ों मील का सफर तय करके वो यहाँ तक आए थे और तुमने उन्हें यकसर महरूम कर दिया। तफसील जानने के बाद वो मुझसे कोई मुतालबा नहीं करेंगे। कुछ रकम देना चाहिए तो मेरी उस हरकत को वो दोस्ती की तौहीन करार देंगे। ये ना सही वो किसी की दूसरी कार उड़ा लेंगे। वो खाली हाथ लौटने से तो रहे। अगर यही बात है तो क्यों ना उस कार के हवाले से पुलिस की तवज्जो उधर मबजूल करवा दी जाए। बहरहाल वो कराची से चुराई गई है, पुलिस को उस चक्कर में न डालो तो बेहतर है। मैं उन लोगों को पूरी तफसील से आगाह कर दूंगा, हो सकता है कि वो कार हासिल करने में कामयाब हो ही जाए। पुलिस दरमियान में आ गई तो कुछ भी ना हो सकेगा। वहां तो जिसने भी कार का रुख किया वो उनका निशाना बन जाएगा। मैंने कहा, वो लोग इतने बोधे नहीं है, खुद कोई राह निकाल लेंगे। हो सकता है कि वो बराह रास्त उसी फाटक पर पहुंचकर इमारत के मकीनों से दरियाफ्त कर बैठे कि वो कार वहां कब और कैसे पहुंची। अगर उन्होंने मालकाना अंदाज इख्तियार किया तो उस इमारत के मकीनों को बासानी ये बावर करवा सकेंगे तो वो दर हकीकत उनकी कार है जो चुराई गई थी। जो तुम चाहो वो कर सकते हो, मैंने बहस खत्म करते हुए कहा। अब तो ये सोचो कि उस इमारत में दाखिला कैसे होगा। मुझे तो ये एकदम नामुमकिन नजर आता है। किसी तरह घुस भी गए तो निकलना दुश्वार हो जाएगा। सुबह में रमजान चाचा से मिलूंगा, मैंने कदरे तवक्कुफ के बाद कहा, और उनसे तस्वीर को फोन करवाऊंगा। देखना है कि उनसे क्या जवाब मिलता है और वहां तस्वीर की क्या हैसियत है। ड्यूटी रूम कॉलिंग फॉर SO ओवर। अचानक कमरे की महदूद फिजा में रेडियाई शोर के साथ मानूस सी आवाज उभरी और हम दोनों खामोश हो गए। मेरे दिल की धड़कनें यक बयक तेज हो गई थी। SO रिसीविंग ओवर। फौरन ही दूसरी थकी हुई आवाज उभरी, पूरी फॉर्मेशन को समेट कर वापस लौटाओ। वो दोनों चकमा देकर निकल गए हैं। बास का ख्याल है कि तुमने उन्हें सवारी से महरूम करने के लिए बहुत उम्दा धमकी दी थी, लेकिन 10 मिनट का तयन करके तुमने मौका गंवा दिया। उनमें से एक से ट्रांसमीटर पर बात हुई थी। पस मंजर में जीप का इंजन का शोर नहीं था, शायद उसने बुखलाकर गाड़ी छोड़ दी थी। उसने 10 मिनट तक धमाके का इंतजार किया। जब कुछ न हुआ तो दोबारा जीप ले भागा। दूसरी गाड़ी उधर देर से पहुंची थी। ओवर। मगर उसका दूसरा साथी। ऑपरेटर्स पर SO की हकलाती हुई आवाज उभरी। वो तो अपने साथी से भटक गया था, उसे क्यों ना तलाश किया जाए। ओवर। 3 ट्रेनर कुत्ते लेकर उसकी तलाश में निकलने वाले हैं। ड्यूटी रूम से नाखुशगवार लहजे में कहा गया, अपने आदमियों की मौजूदगी में कुत्तों का काम दुश्वार हो जाएगा। हो सकता है वो तुम्हारे ही किसी आदमी की बू पर हो ले। ओवर एंड ऑल। एक बात और पूछनी थी। ओवर। ड्यूटी रूम से सिलसिला कलाम खत्म किए जाने के बावजूद SO की आवाज सुनाई दी। उसके लहजे में खौफ का अंसर गालिब हो चला था। 2 पूछ लो, लेकिन वक्त बर्बाद न करो। ओवर। जवाब नहायत खुश्क लहजे में दिया गया। ट्रांसमीटर बदस्तूर जेरे इस्तेमाल रहेगा। ओवर। अहमकाना सवाल मत किया करो। इस बार उसे बुरी तरह फटकार दिया गया। इस वक्त हदायत किसी गैबी जरिए से नहीं दी जा रही है। जीप लेकर भागने वाला बहुत मोहतात था। उसने ट्रांसमीटर तल्फ कर दिया होगा, कहीं इसमें कोई धमाका खेज मादा पुशीता ना हो। ट्रांसमीटर उसके पास होता तो वह हमारे राब्ते की कोशिशों का जवाब जरूर देता। वो खुद बात से बात करने के लिए बेचैन था, लेकिन हमें वक्त देने के लिए आमादा नहीं था। ये वजाहत शायद तुम्हारे लिए काफी होगी। ओवर एंड ऑल। इस बार SO ने जुबान न खोली और लाइन पर सकूत छा गया। तो अब कुत्ते मैदान में लाए जा रहे हैं। काफी देर के बाद पहली बार सुल्तान शाह के होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई।
कुत्ते भी ऐसे खूनखार जो दोस्त या दुश्मन की तमीज किए बगैर इंसानी मुंह पर झपटते हैं। मैंने फुरेरी सी लेते हुए कहा, आज सितारे ही अच्छे थे जो हम जिंदा सलामत वहां से लौटाए। यही कदम कुछ देर पहले उठा लिया जाता तो हम बेमौत मारे जाते। इब्तिदा में उनके आदमी हमारे पीछे निकले तो उन्हें हमारे पकड़ जाने की पूरी उम्मीद रही होगी। बस इसी में हमें वक्त मिल गया, क्योंकि अपने आदमी वापस बुलाए बगैर वो कुत्ते नहीं निकाल सकते थे। अब दो बातें साफ हो गई। अव्वल तो ये कि उस इमारत में घुसना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। आदमियों की निगाहों से बच गए तो रखवाली के कुत्ते भी जरूर होंगे। दोम ये कि ट्रांसमीटर का इस्तेमाल बदस्तूर जारी रहेगा। इस बारे में वो गलतफहमी का शिकार हो गए। हो सकता है कि मामला तुम्हारे अंदाजे के बिल्कुल ही बरअक्स हो। उसने झिझकते हुए कहा, वो कैसे? मैंने चौंक कर सवाल किया। कुत्तों को लाने का फैसला 6-7 घंटे बाद किया गया है। यह भी हो सकता है कि इस वक्त ट्रांसमीटर पर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमें सुनाने के लिए गुफ्तगू की गई हो, वरना ड्यूटी रूम वाले को गर्मी दिखाने के बावजूद ये वजाहत करने की क्या जरूरत थी कि तुमने ट्रांसमीटर तलफ कर दिया होगा। मैं सोच में पड़ गया। उसके बाद में खासा वजन था और अगर उसका नजरिया दुरुस्त था तो इस इमारत के मकीन अपने तमाम तर वसाइल के बावजूद हमसे खायब थे और हमें इमारत से दूर रखने के लिए उन खूनखार कुत्तों का अफसाना तराशा गया था जिनका गालबन सिरे से वजूद ही नहीं था। मैं उन खतूत पर गौर करता रहा और मेरे जहन में नए दरीचे वाह होते चले गए। ऑपरेटर्स हमारी तहवील में था, लेकिन उन्होंने हमें ये तासुर देना चाहा था कि वो उसे फरामोश कर चुके। यूं किसी वक्त वो उसी ऑपरेटर्स पर बाहिमी गुफ्तगू के जरिए ऐसा जाल तरतीब देते कि हम अपनी दनिस्त में उनकी गफलत से फायदा उठाने की कोशिश में कहीं कोई कार्रवाई करने पहुंचते और नहायत आसानी के साथ उनके हाथों में पड़ जाते। मैंने अपने इन ख्यालात का इजहार किया तो सुल्तान शाह के चेहरे की रौनक काबिले दीद थी। उसको खुशी हुई कि मैंने उसकी राय को इस हद तक कबूल कर लिया कि सारी हिकमत अमली ही बदल कर रह गई थी। उस वक्त मेरी तबीयत तो यही चाह रही थी कि उन लोगों से राब्ता कायम करके उन्हें जता दूं कि हम इतने अहमक नहीं थे जितना हमें समझा जा रहा था। लेकिन सुल्तान शाह ने उस फैसले से शिद्दत के साथ इख्तलाफ किया। उसका कहना था कि हमें खामोशी इख्तियार करके इंतजार करना चाहिए कि हम पर किस समत से जाल डालने की कोशिश करते हैं, फिर उसी के मुताबिक हमें अपने इक़दामात का फैसला करना चाहिए। उसी दौरान में थोड़े थोड़े वक्फे से मुख्तलिफ आवाज़ों के साथ एसओ के मकालमात ऑपरेटर्स पर सुनाई देते रहे, लेकिन मैंने उन पैगामात पर कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उनके जरिए ये तासुर पैदा किया जा रहा था कि हमारे के इतराफ में फैले हुए लोगों को समेट कर वापस ले जाया जा रहा है। मैंने सोने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सारी रात आंखों ही आंखों में कट गई और सुबह का उजाला फैलते ही मैंने बिस्तर छोड़ दिया। उस वक्त सुल्तान शाह गहरी नींद सोया हुआ था। मैंने उसकी नींद में खलल डाले बगैर अपनी तैयारी मुकम्मल की और होटल से रवाना हो गया। पिछली रात के वाकयात के बाद मुझे रमजान चाचा की सलामती की तरफ से फिक्र लाहक हो चली थी और मैं उनसे मिलने के लिए बेचैन था। होटल से रवानगी के बाद मैं चाचा रमजान के घर की हदूद में दाखिल हुआ तो मुझे चौकन्ना हो जाना पड़ा, क्योंकि गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों पर मुश्तमिल उस आबादी में सनसनीखेज सरसहमगी सी नजर आ रही थी और लोग घरों को छोड़कर टोलियों की सूरत में सरजोड़े सरगोशियों में मसरूफ थे। मैं समझ में ना आ सका कि मैं किस तरह उस अफरा तफरी के असबाब दरियाफ्त करूं। बाहर से आने वाले किसी अजनबी की निगाह से देखा जाता तो वहां गैर मामूली बात कोई न थी। उन तब्दीलियों को वही भांप सकता था जो इस मोहल्ले और इस जैसी दूसरी आबादियों के मामलात और माहौल से बखूबी वाकफियत रखता हो। मैं महसूस कर रहा था कि मैंने अगर इस सूरत हाल के बारे में ज्यादा तजस्सुस का मुजाहिरा किया तो बिला वजह लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाऊंगा। एक इम्कान यह भी था कि इस तरह मेरे लिए कोई बड़ी दुश्वारी खड़ी हो जाती। पेशकदमी करते हुए मैं गली में घुसा तो कुछ आगे रमजान चाचा के मकान के करीब भीड़ नजर आई। किसी मकान से औरतों के बैन करने की आवाजें भी आ रही थी। मेरे जहन में सबसे पहला ख्याल यही आया कि शायद रमजान चाचा को मौत के घाट उतार दिया गया था, लेकिन जहन ने फौरन ही उस नजरिए की नफी कर दी। अगर वहां कत्ल की वारदात का इर्तिकाब हुआ होता तो सैकड़ों की भीड़ में 10-5 पुलिस वाले भी नजर आ रहे होते, जबकि मुझे दूर दूर तक कोई बवर्दी सरकारी एहलकार नजर नहीं आ रहा था। मैं किसी हैरान परेशान अजनबी की तरह सूरत हाल का जायजा लेता हुआ सुस्त रवैये के साथ आगे बढ़ता रहा। उस दौरान में यह वाजे हो गया कि यह बैन की आवाजें रमजान चचा के घर से ही आ रही थी। जब मुझे अपने बढ़ते हुए तजस्सुस पर काबू पाना दुश्वार हो गया तो मैं जायजा लेकर संजीदा लोगों की एक टोली की तरफ बढ़ गया, जो अपने चेहरों पर तशवीश के आसार लिए सरगोशियाना लहजे में तबादला ख्याल में मसरूफ थे। मेरे करीब पहुंचते ही बैक वक्त सब की खुश्क और सर्द निगाहें मुझ पर मरकूज होगी। क्या हो गया यहाँ? मैंने अपने लबो लहजे को हद्दुल इम्कान नर्म और मुसालिहाना रखते हुए सवाल किया। ये पूछो कि क्या नहीं हुआ है? एक अधेड़ उम्र शख्स गमो गुस्से से मगलूब लहजे में फट पड़ा। अंधेर है अंधेर। पहले सिर्फ चोरी होती थी, अब सीना जोरी होने लगी है और हालत यह है कि पुलिस का अब तक पता नहीं है। मैंने कुछ न समझने वाले अंदाज में बेचारगी के साथ बारी बारी दूसरों की तरफ देखा और उनमें से एक को शायद मुझ पर रहम आ गया। जाओ भाई, अपना वक्त खराब न करो, क्या पता कि इस भीड़ में से तुम भी उठा लिए जाओ और तुम्हारा कोई पुरसाने हाल न हो। ये 20वीं सदी है, जो कुछ हो वो भी कम है। क्या अगवा हो गया किसी का? उसके हमदर्दी से मौका पाकर मैंने फौरन सवाल चढ़ दिया। अगवा? उनमें से एक तल्ख लहजे में बोला। रमजान चचा अगवा ही हो गया होता तो कम अज कम थाने वाले रपट तो लिख ही लेते। अब तो वो कहते हैं कि बंदा गायब हुआ और फिर लौट आया, तो रिपोर्ट किस बात की? जिसको ज्यादा हमदर्दी है वो पहले रमजान चचा का दिमागी मुआयना कराए,
रिपोर्ट ठीक ठाक निकली तो थाने वाले सोचेंगे क्या कोई गायब होकर लौट आया। मैंने अंदरूनी तजस्सुस को दबाते हुए अनजान बनकर सवाल किया, अरे भाई रात गए कोई रमजान चचा को बुलाने आया था और वो गांठ का पूरा किसी को बताए बगैर अजनबी के साथ हो लिया और घर वाले उसके इंतजार में सूखते रहे। अभी 1.5-2 घंटे पहले वो लंगड़ाता हुआ हाँफता कांपता वापस पहुंच जाए और किसी को कुछ नहीं बताता। बज़ाहिर वो ठीक ठाक लगता है, लेकिन उसकी लंगड़ाहट और चेहरे की रंगत से पता चल रहा है कि उसे बुरी तरह अंदरूनी चोटें आई है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता। घर वालों ने पड़ोसियों को बुलाकर ज्यादा पूछगछ की तो उसने खुद को एक कोठरी में मकफिल कर लिया है। कहता है कि उसे उसके हाल पर न छोड़ा गया तो अपनी जिंदगी खत्म कर लेगा। मोहल्ले के सियानों ने पुलिस को खबर दी तो वह रपट लिखने को तैयार नहीं है। मालूम होता है कि रमजान चाचा किसी से डरा हुआ है। मैं दरअसल एक अखबार से आया हूँ। मैंने उनमें रसाई हासिल करने के लिए फिलबदी एक उम्दा बहाना तराशते हुए कहा, मुझे कुछ भनक मिली थी कि इस इलाके में गड़बड़ है और मैं अपने फोटोग्राफर का इंतजार किए बगैर दौड़ा चला आया। मुझे तफसीलात मिल जाएं तो मैं कल ही पुलिस की धज्जियां उड़ा कर रख दूंगा। कैसा अंधेर है कि रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार करके थाने का कागजी रिकॉर्ड साफ सुथरा रखा जाए, ख्वाह उसमें किसी शहरी को कैसा ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। अखबारी ताल्लुक का बहाना बहुत ज्यादा कारगर साबित हुआ और मुझे फौरी तौर पर एक खसूसी अहमियत हासिल होगी। कुछ लोगों ने यह भी पेशकश की कि मैं रमजान चाचा से मिलने की कोशिश करूं, शायद वो मिलने पर आमादा हो ही जाए, लेकिन मैंने उस पेशकश को टाल दिया। मुझे अंदाजा हो चुका था कि रमजान चाचा महज मेरी मदद करने की बिना पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। न जाने तशद्दुद के दौरान में उस पर क्या गुजरी और वह क्या कुछ उगल आया था। ये सब मालूम करने के लिए तखलिया जरूरी था। मैं मजमा से मालूमात हासिल करके वापस रवाना हो गया। उस वक्त लाहौर में A2 या तोकीर के 2 ठिकाने मेरी नजरों में आ चुके थे। पहले एशियन सिंडिकेट लिमिटेड का दफ्तर था और दूसरा वही कला नुबार रिहायशी मकान जहां पिछली रात हम मुश्किलात से 2-4 हुए थे। और क्राइन से यही जाहिर होता था कि मंशियात की तिजारत में कागजी या जुबानी कार्रवाइयों का मरकज वही मकान था जहां जंगी पैमाने पर हिफाजती इंतजाम पाए जाते थे और एशियन सिंडिकेट लिमिटेड की आड़ में मंशियात का बरामदी धंधा चलाया जा रहा था। यह मेरी खुशकिस्मती थी कि रमजान चचा से मुझे एक फोन नंबर मिल गया था जिसके जरिए हमारी रसाई उस हमारत तक हो गई थी जो गालबन तुकीर और तस्वीर की रहाइश गाह के तौर पर इस्तेमाल थी। लेकिन उसका महल्ले वकूक कुछ ऐसा था कि हमारे लिए वहां से बरह रास्त मालूमात हासिल करना नामुमकिन नजर आ रहा था। लिहाजा उस बारे में मैंने नसीर खान को इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया जो एशियन सिंडिकेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर T.M. मलिक के मुख्तार आम के तौर पर इदारे के मामलात चलाता था, लेकिन उसने खुद कभी अपने MD को नहीं देखा था। लाहौर के पिछले फेरे में खुशकिस्मती से नसीर खान पूरी तरह हमारे शिकंजे में फंस गया था और उसने बहुत कुछ एतराफात किए थे, जिनमें से एक ये भी था कि उसे ब्लैक मेल करके T.M. मलिक ने खुद सामने आए बगैर अपने लिए काम करने पर मजबूर किया था और दफ्तरी मामलात के सिलसिले में अमूमन वो खुद नसीर खान को फोन पर हदायत देता रहता था। रोजमर्रा मामलात से बाखबर रहने के लिए उसका तरीकाकार अजीब था। अमले के किसी भी रुकन को दफ्तरी औकात के बाद एक लम्हे के लिए भी वहां रुकने की इजाजत नहीं होती थी और नसीर खान T.M. मलिक की डाक अपनी मेज पर छोड़कर वापस चले जाता था और अगले दिन दफ्तर खुलने से कबल पुरस्रार तरीके पर वो डाक दफ्तर से उठाकर ताज़ा तरीन हदायत वहां रखवा दी जाती थी। यूं इदारे का सरबराह खुद सामने आए बगैर कामयाबी के साथ नसीर खान से काम चला रहा था। अहम बात यह थी कि अब्बास के नाम से पहचाना जाता था। मैंने पहले बराह रास्त एशियन सिंडिकेट लिमिटेड के दफ्तर जाने का फैसला किया, लेकिन अचानक ही मुझे गजाला का तजुर्बा याद आ गया और मैंने वो इरादा तर्क कर दिया, क्योंकि नसीर खान के दफ्तर में किसी जगह एक ऐसा खुफिया कैमरा नस्ब था जो वहां आने जाने वाले हर मुलाकाती की तस्वीर ले लेता था। नसीर खान के लिए वो कैमरा शजरे ममनू था। उसमें से रोल निकालने और नया फिल्म रोल टालने की जिम्मेदारी उसी शख्स के सर थी जो दफ्तर बंद होने के बाद सबकी दायमी में वहां दाखिल होता था। मैंने पब्लिक बूथ से एशियन सिंडिकेट लिमिटेड फोन किया तो दूसरी तरफ से गालबन नसीर खान ने खुद ही कॉल रिसीव की, क्योंकि मैंने उसका डायरेक्ट नंबर डायल किया था। नसीर खान प्लीज। यकीन के बावजूद मैंने एहतियात से काम लेते हुए माउथ पीस में कहा, बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से पुरएतमाद लहजे में कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ दोस्त। मैंने सपाट लहजे में कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। उसकी उलझन अमेज आवाज सुनाई दी, जहन पर जोर दोगे तो पहचान लोगे। निशात के साथ महफिल निशात चमाकर सोने के बाद तुम्हारी आंख हमारे साथ ही खुली थी। हमने वादे का पास किया है, उम्मीद है कि तुम भी ताउन करोगे। ओह, तो तुम फिर आ गए हो। उसकी मुस्तरिबाना आवाज सुनाई दी जिससे जाहिर हो रहा था कि उसका हफ्सा खासा अच्छा था और एक माकूल हवाला देते ही उसने मुझे पहचान लिया था। आए नहीं, मजबूरी लाई है। कितनी देर में और कहाँ मिल रहे हो? मैंने उसी लहजा में सवाल किया। दफ्तरी औकात में नामुमकिन है। उसकी आवाज़ धीमी और फिक्र अमेज होगी। मेरे लिए किसी भी वक्त कोई अहम कॉल आ सकती है। मैं छुट्टी के बाद ही मिल सकता हूँ, क्योंकि दफ्तर आना तुम्हारे हक में अच्छा ना होगा। 6 बजे तुम्हारे घर पर मुलाकात होगी, ये बेहतर रहेगा। उसने फौरन जवाब दिया, मैं 6 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये याद रखना कि कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो खसारे में रहोगे। मैंने उसे याद दिलाया, मैं जानता हूँ। मैंने सिलसिला मुनक़ते किया और बूथ से बाहर निकल आया। उस काम से फारिग होकर मैं वापस होटल की तरफ रवाना हो गया, जहाँ सुल्तान शाह मेरे यूं गायब हो जाने पर उकताहट और बेजारी का शिकार हो रहा था, लेकिन अपने कमरे ही में मौजूद था। कहाँ गायब हो गए थे? मुझे देखते ही उसने बुरा सा मुंह बनाकर सवाल किया। शहर की खाक छानने निकल गया था।
तुम गहरी नींद सोए हुए थे, इसलिए जगाना मुनासिब नहीं समझा। ऑपरेटर्स पर 2 बार तुम्हारे लिए पैगाम नजर किया गया है। तुम्हारे लिए मुस्तकिल टोली नंबर 2 का कोड इस्तेमाल किया जा रहा है। वो लोग तुमसे बात करने के लिए बेचैन हैं। मैं बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। तो हमारा अंदाजा दुरुस्त ही था। पिछली रात की सारी हिकमत अमली हमें फरेब देने के लिए बनाई गई थी। रात उन्होंने अपनी गुफ्तगू में यह तासुर देने की कोशिश की थी कि ऑपरेटर्स के बारे में उन्होंने मफरूजा कायम कर लिया है कि हम उसे तबाह कर चुके हैं। फिर अब बराह रास्त पैगाम का मतलब क्या हो सकता है? यकीनी तौर पर इस दौरान में हालात ने कुछ नया रुख इख्तियार किया होगा, जब भी वो बराह रास्त राब्ते के लिए कोशिश कर रहे हैं, वरना असूलन तो हमें नजरअंदाज ही करना चाहिए था। उसने कहा, ओह तुम ठीक कह रहे हो। मैंने जो कर कहा, तब्दीली तो वाकई रूनमा हुई है। मेरा ख्याल है कि वो लोग रमजान चचा की जुबान खुलवाने में कामयाब हो गए। इससे पहले उन्हें अंदाजा नहीं था कि मुकाबला किससे है। ये रमजान चचा का जिक्र कहाँ से आ गया? उसने हैरत से पूछा और मैं उसे अपनी मालूमात से आगाह करने लगा। अब तो ये सामने की बात है कि वो तुम्हारे बारे में अंदाजा लगा चुके हैं। उसने मेरे खामोश होते ही 2 टोक लहजे में कहा, जिस वक्त हम इन इतराफ में उनके आदमियों की आंखों में धूल छोंक कर फरार की राह बना रहे थे, शायद उस वक्त रमजान चचा को उठवाया गया होगा, क्योंकि बास ने उसी को इस समारत का नंबर दिया था। उसने घर वापसी के बाद जिस तरह सख्ती से जुबान बंद करके खुद को गोशा नशीन किया है, उसे मुझे अंदाजा हो रहा है कि उसे बदतरीन धमकियों के साथ महज उस उम्मीद पर रिहा किया गया है कि मैं उससे दोबारा रुजू करूंगा और वो उसे जारा बनाकर मुझ पर हाथ डाल देंगे। मैंने सोचते हुए कहा, हो सकता है कि उनकी धमकियों से खाइफ रमजान चचा खुद ही तुम्हारी मुखबरी करने पर मजबूर हो जाए। गरीब और कमजोर इंसान के लिए अपनी मजबूरियों को नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारे दुश्मन अपनी मनमानी पर उतर आए तो रमजान चचा के पूरे घराने का सफाया कर सकते हैं। शायद तुम ही ने मुझे बताया था कि रमजान जवान बेटियों का बाप भी है। कहा तो था, मैंने इतराफ किया, लेकिन वो मेरा क्यास था। दिए हुए 1000 रुपए लुटाते हुए अपनी बीवी की हरीस तबीयत का हवाला भी दिया था, जो लड़कियों का जहेज बनाने के लिए वो पैसे हथिया सकती थी। फिर तुम खुद ही गौर करो कि अगर तस्वीर ने उसे ये धमकी दी कि रमजान ने उसकी हदायत से जरा भी इख्तिलाफ किया तो उसकी बेटियों को उठवा कर बाला खानों में बिठा दिया जाएगा, तो वह बेचारा क्या कर सकेगा?